अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा एक ही अक्सर मुख्तलिफ अंदाज में। इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ और इस तब्दीली की वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के इलाके टॉप सिटी 1 में और मेरे पस मंज़र में जो मॉडल आपको नज़र आ रहा है वो है लेक शोर टावर्स का। लेक शोर टावर्स क्या है, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, ये हम जानेंगे कुंवर कुतुबुद्दीन खान ऑफ कुंवर एसोसिएट से, जो रूह रवा हैं लेक शोर टावर्स के। उनसे गुफ्तगू में इसके प्रोजेक्ट के सेलिएंट फीचर्स, इसके नुमायाँ खुसूसियात के बारे में आपको आगाही फराहम करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा की ये ऑल न्यू एपिसोड। बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में आज हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर कुतुबुद्दीन खान साहब, रूह रवा हैं लेक शोर टावर्स के चेयरमैन लेक शोर टावर्स जनाब कुंवर कुतुबुद्दीन खान साहब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं आरफीन नामा में। शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आरफीन नामा पर और आरफीन नामा के व्यूअर्स पर उनके एतमाद पर पूरा उतरते हुए हमें वक्त भी दिया और आपने हमारी इज़्ज़त अफजाई की। सबसे पहले सर मुझे ये बताइए कि आपका जो लेक शोर टावर है, इसके बारे में जब मैंने जाना और हमारे नाजरीन भी यकीनन जानना चाहेंगे कि इसकी सबसे मुनफरिद बात जो हमने आज तक न सुनी और न इसका ख्याल किसी जहन में आया, ये बिला मुबालगा कहा जा सकता है, इसमें ये जो 195 कैनाल पर मबनी आपकी वाहिद नेचुरल लेक है, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये तो कुदरत का अतिया है मैं कहूँगा, क्योंकि जो ये सोसाइटी है ये हमारा फैमिली कंसर्न है। मेरे बड़े भाई और भतीजे इसके मालिक हैं। तो जब ये प्लान हुआ कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो दुनिया में मुनफरद हो, ऐसा काम किया जाए, तो फिर सर्वे करके ये लेक के सामने वाली जगह पसंद की गई। ये 2 एकड़ का प्लॉट था, तो इस हवाले से ये लेक हमें कुदरती मिल गई यहाँ पे। ये नेचुरल लेक है, सदियों से हमने नहीं बनाई है, लेकिन इसकी डेवलपमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए के अखराजात हो रहे हैं। इसके पीछे आपने देखा होगा एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी आबशार में कन्वर्ट हो जाएगी और वो चारों तरफ जॉगिंग ट्रैक होगा, इसके म्यूजिकल फाउंटेन होंगे, दरख्त होंगे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनने जा रही है ये। सर, अगर लेक शोर टावर्स के बारे में मैं बात करूं, जितना मैंने स्टडी किया है, जो मेरी रिसर्च बताती है, ये सिर्फ एक कमर्शियल एंटिटी, कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे एंगल्स हैं जो अक्ल को खीरा किए देते हैं। जैसे आपने एक सीनियर सिटीजन लाउंज का जो प्रोजेक्ट, जो एक इनिशिएटिव लिया है, ये आइडिया आपको यूँ आया क्योंकि अब आप भी इस क्लब के मेंबर हैं, या आप कुछ अलग देना चाहते थे अपने जो रहायशी हैं उनको? मैं तो अपने आप को समझता हूँ आई एम यंग मैन ऑफ 80s। ओल्ड में मैं अपने को काउंट नहीं करता हूँ, लेकिन ये कि एक टाइम ऐसा आता है बुज़ुर्गों का, हमारे बुज़ुर्गों का भी आया, आपके बुज़ुर्गों का आया होगा, कि आदमी को बात करने वाला नहीं मिलता है। बच्चे जॉब पे होते हैं, आजकल बहुएं भी जॉब कर रही हैं, बच्चे पोते पोतियाँ स्कूल में होते हैं, वो लोग कितनी देर फ्लैट के अंदर बंद रह सकते हैं। तो ये सोच करके मैंने कि बुज़ुर्गों के लिए हमारे मज़हब में ये है कि उनको मोहब्बत की नज़र से देखना भी इबादत है। वो कॉन्सेप्ट मेरे जहन में था, क्योंकि मैं एक रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक़ है, तो मैंने कहा मैं अपने बुज़ुर्गों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने एक ये आइडिया निकाला कि एक क्लब बनाया जाए सीनियर सिटीजन लाउंज के नाम से, और जिसका एक ऐसी थीम बनाई जाए कि जब बुज़ुर्ग वहाँ जाएँ तो न सिर्फ इंजॉय करें बल्कि अपनी जवानी में पहुँच जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी सी बात कर देता हूँ कि अगर वो वहाँ गए, उन्होंने कहा जी मैंने तो दिलीप की फिल्म देखनी है, तो स्क्रीन लगा हुआ होगा, देखेंगे, लेकिन ब्लैक एंड वाइट मिलेगी जो आपके ज़माने में चलती थी। आपने कहा मुझे गेम खेलना है, तो लूडो होगा, कैरम बोर्ड होगा, चेस बोर्ड होगा, कार्ड्स होंगे। आपने कहा मैं अपने गाँव में हुक्का पीता था, बड़ा इंजॉय करता था, तो चैम्बर बना हुआ होगा, आर्टिफिशियल प्लांट भी लगा होगा, उसमें आप बैठिए, उसके नीचे बैठ के अपने दोस्तों के साथ कचहरी कीजिए, हुक्का पीजिए। तो इस किस्म का एक मैंने उनको दिया है। अब जब बुज़ुर्ग उस लाउंज में बैठे होंगे, एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, तो एक लाइफ उनको मिलेगी नई और उनकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी।
और जो टेंशन होती है घरों में ना, बेटे की, बहू की और माँ बाप की, वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी एनर्जी इधर निकल रही है, वो उन लोगों की एनर्जी दफ्तरों में निकल रही है। अच्छा सर, आप खुद भी एक माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन हैं। क्या यही वो वजह थी जिसकी वजह से आपको ये तहरीक पैदा हुई आपके अंदर और आपने बिजनेस सेंटर का आपने आइडिया जो है वो कंसीव किया और प्रेजेंट किया? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट में है। देखिए, बात ये है कि कोविड के बाद ये एक ट्रेंड बन गया है कि वर्क फ्रॉम होम, आपने देखा होगा ना, उससे एक्सपेंडिचर बहुत बचा। यूरोप और अमेरिका में तो लोगों ने बाकायदा अभी तक अलाउ किया हुआ कि भाई आप अपने घर से काम करें। तो मैंने सोचा कि अगर कोई आदमी, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट बड़ा है, 437 फैमिलीज इसमें रहेंगी, उसमें बिजनेसमैन और सब साहिब हैसियत लोग हैं ज़्यादा, तो उनको अगर वो बिजनेसमैन हैं, खुदा न खास्ता चलिए कोविड भी नहीं है, कोई और इशू भी नहीं है, बाहर मौसम ख़राब है, नहीं निकल पा रहे हैं, या आपकी तबीयत नासाज है, आप दफ्तर नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए मैंने एक फैसिलिटी दे दी कि आप आइए बिजनेस सेंटर में, तमाम मॉडर्न गैजेट्स लगे हुए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम है, आप वहाँ बैठिए, अपना बिजनेस कर लीजिए, वो आपका दफ्तर है। आपका प्रिंसिपल जो है हमारे प्रोजेक्ट से एयरपोर्ट 4 मिनट की ड्राइव पे है, बाहर से आ रहा है, लेके आइए, उसके साथ मीटिंग कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपका प्रिंसिपल कहता है कि नहीं मुझे 1-2 दिन रुकना है, तो मेरे यहाँ एक और नई चीज़ है जो कहीं नहीं है, वो गेस्ट रूम्स हैं, 5 स्टार होटल से स्टैंडर्ड के कमरे हैं आपके मेहमानों के लिए। आपको मैरियट जाने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ ठहरा दीजिए, मैं दूसरे दिन चला जाएगा। तो ये मैंने एक बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए एक दिया है। सर, एक और एंगल है कि जिसके बारे में अगर आप बात करें, सॉल्ट थेरेपी चैम्बर, ये भी मैंने पहले किसी प्रोजेक्ट में इस तरह की कोई चीज़, इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं देखा। कहाँ से तहरीक पैदा हुई इसकी और इसके पीछे क्या मकासद है? सर, ये दुनिया के अंदर बड़ा मकबूल है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा आप जाएंगे तो वहाँ बाकायदा वो फ़ीस लेते हैं $100 और अंदर बिठाते हैं आपको चैम्बर में। ये इस चैम्बर का ये है कि इसकी चारों दीवारें नमक की होती हैं, और दुनिया का जो बेहतरीन नमक है वो हमारे पास है, दुनिया का बेहतरीन नमक। तो इसकी चारों, इस चैम्बर की दीवारें जो है नमक की होंगी, और एक मशीन होती है जो नमक को धुआं बना के भी उड़ाती है। आपने सिर्फ अंदर बैठना है। बैठने से क्या फ़ायदा है कि तकरीबन 60 से 70% आपके चेस्ट की बीमारी इंक्लूडिंग दमा, उसका इलाज है। फिर इसी सूरत से जिल्द की बीमारी इतनी परसेंटेज में वो भी आपकी ख़त्म होती है। फिर जो इस दौर की सबसे बड़ी बीमारी है, जो तकरीबन हम में से हर एक को है, वो है स्ट्रेस। जब अंदर आप बैठ के बाहर निकलेंगे, स्ट्रेस ज़ीरो होगा आपका। तो ये चीज़ दुनिया में तो मकबूल है, यहाँ अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। चूँकि मैं दुनिया घूमता रहता हूँ, रिसर्च की, मैंने देखा, तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना अपने लोगों को, जब मेरे पास दुनिया का बेहतरीन नमक है तो इसको मैं क्यों नहीं यूटिलाइज़ करूँ। तो इसलिए मैंने ये बनाया। सर, एक और चीज़ है जो शायद बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों सबके लिए यकसां तौर पर ल्यूक्रेटिव है, उन्हें ल्यूर करती है, और वो है ज़ू। ये आइडिया आपके जहन में क्यों कर आया? ये खालिस एक कमर्शियल प्रोजेक्ट क्यों नहीं है? इसमें आपने ये एंगल भी डाल करके और ये दिलबस्तगी का सामान करना क्यों ज़रूरी समझा? देखिए, बात ये है कि चूँकि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सोसाइटी और ये प्रोजेक्ट दो नहीं है, समझिए कि ये सोसाइटी का ही प्रोजेक्ट है, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, भतीजे हैं मेरे। ये जो एक्सपेंडिचर जू पे हो रहा है, ये करोड़ों का एक्सपेंडिचर है, और झील के ऊपर जो हो रहा है करोड़ों है, यानी 30-40 करोड़ से कम का नहीं है एक। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चूँकि प्लॉट मेरा ऐसी लोकेशन पे मैंने लिया है कि ये सब चीज़ें टॉप सिटी कर रही है, और उसका बेनिफिट हमारे लोगों को मिलेगा। सर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से ज़रा मुझे बताइएगा। नॉर्मली बिल्डर्स की कोशिश ये होती है कि वो साइट डेवलप करके उसके पोजीशन देने के बाद एक मखसूस अरसा ये दर्द सर अपने साथ रखते हैं, और उसके बाद फिर रिहायशियों को सौंप करके और चले जाते हैं। उसके बाद जो अशर होता है प्रोजेक्ट्स का, वो आपने भी देखा है। यहाँ आपने प्रोजेक्ट को अपनी ओनरशिप, इसको तादेर रखा है, आप इसको विड्रॉ नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या रीज़न? देखिए, आप गूगल करेंगे मेरा नाम तो आपको अल्लाह के फजल करम से ये पता चलेगा कि मैं एक बाइज़्ज़त आदमी हूँ, और स्पॉटलेस कैरियर है मेरा, पॉलिटिक्स में भी, बिजनेस में भी। तो यहाँ भी मैं अपना स्पॉटलेस कैरियर रखना चाहता हूँ। बिल्डर्स बनाने के बाद पैसे जेब में रखता है, फिर उसका क्या ताल्लुक है? उसने चाबी हैंड ओवर की, आप जाने, आपका काम जाने, ठीक है ना। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने लाइफ टाइम मेंटेनेंस की गारंटी दी है,
और क्यों दी है कि मेरा नाम लगा हुआ कुंवर एसोसिएट, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इसके अंदर कोई ख़राबी हो, कोई बुराई हो, कोई बदनामी हो, इसलिए मैंने लाइट था। और मेरा मेंटेनेंस का जो सिस्टम है, आप हैरान होंगे, जो मेरा कंट्रोल रूम है वो इतना मॉडर्न है कि 21वें फ्लोर के ऊपर बल्ब फ्यूज़ हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, नीचे से आदमी जाएगा बल्ब चेंज कराएगा। प्लम्बर मेरा अपना होगा, AC वाला मेरा अपना होगा और बिजली वाला मेरा अपना होगा। आपको बाहर से आदमी लाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी दो वजह, एक तो ये कि बाहर के लोग आके हमारे क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करते हैं, काम गलत करते हैं, उनको लाइनों को पता नहीं होता है। फिर यही लोग जो हैं इनमें सम टाइम इन्फॉर्मर होते हैं चोरों के, कि फला फ्लैट में फैमिली अकेले, फला में बच्चे अकेले, ठीक है। तो मैंने कहा नो, सिक्योरिटी रीज़न से भी, अदरवाइज भी। तो हमारा जो नीचे कंट्रोल रूम है उसमें स्क्रीन लगी होगी बड़ी, उसके ऊपर लाइनें चल रही होंगी कि तारें कहाँ से गुजर रही हैं, पाइप कहाँ से गुजर रहे हैं। तो वो सारा ऑर्गेनाइज है और वो एक कंपनी होगी। ये छोटा काम है, मैं तो नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तो मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा अता कर दिया है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। ये एक कंपनी बना के, मैं लिमिटेड कंपनी, किसी रिटायर्ड कर्नल वगैरह को इंचार्ज बना के कि भाई आप मेंटेनेंस को हमारे देखेंगे, एम्यूनिटीज़ को देखेंगे, बिल्डिंग को देखेंगे, ताकि शिकायत मुझे ना आए कभी। एक फीचर आपका जो मैंने स्टडी किया सर, दैट वाज ट्रिप्लेक्स। ये डिप्लेक्स तो सुना था, डिप्लेक्स बिकते हुए भी देखा था, लोगों को रहाइश इख्तियार करते हुए भी देखा था। व्हाट वाज इट, ट्रिप्लेक्स? ये भी दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है। ओह यस। और जब मैं बना रहा था तो मेरे जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल होगा बेचना आपके लिए, क्योंकि इसका कवर्ड एरिया बढ़ रहा है और ये दुनिया में भी है ही नहीं है कि नई चीज़ आप बना रहे हैं। और एलिवेशन के हिसाब से वो सिर्फ 4 बन सकते थे। तो मैंने कहा 4 कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं, तजर्बा करते हैं, बनाते हैं एक चीज़, नई चीज़ बनाना चाहता हूँ मैं, तो आप बना दीजिए। लेकिन शर्त मेरी ये है कि जो मेरा 3rd फ्लोर होगा वो अंदर नहीं होगा, ओपन टू स्काई होगा। उसमें मैं गार्डन चाहता हूँ कि आदमी फ्लैट में रहता है और बंगला एंजॉय करे। तो ये आप हैरत करेंगे मेरी बिल्डिंग को देख करके कि ऊपर तो पेंट हाउसेस हैं मेरे, ये 14वें फ्लोर से 14, 15, 16, तो 16वां फ्लोर जो है वो बाहर आपको मिलेगा ओपन टू स्काई। यानी आपके 1st फ्लोर के ऊपर उसके आगे एक गेस्ट बेड, सर्वेंट, किचन विचन सारी चीज़ें, उसके ऊपर 3 बेड, एक टीवी लॉन्ज, एक किचनेट के रात को किचन की ज़रूरत पड़ जाए, एक ड्रेसिंग रूम। उसके ऊपर आप जाएंगे तो चिकोजी लगी होगी, बारबेक्यू का सेटअप सारा लगा हुआ होगा, पार्टी डेक बना हुआ होगा, ताकि आप इंजॉय करो, फेसिंग झील बिल्कुल सामने उसके। तो ये एक नई चीज़ है। और मैं आपको बताऊं कि 4 थे, 3 बिक गए, 1 रह गए। सर सबसे बड़ी चीज़ जब आप कोई अकम्पलिशमेंट करते हैं तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन होता है, दैट काउंट्स अ लॉट। किस हद तक इस वक्त सेटिस्फाई है? सर मैं आपको बताऊं, अभी अगर आपको थोड़ी सी चीज़ें और मैं बता दूं तो आप हैरान होंगे, क्योंकि ये जो आपने जिक्र किया ये काफ़ी नहीं है मेरे लिए। मैंने डे केयर सेंटर बनाया है वर्किंग पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आगे जो हमारे माशी हालात हैं उसमें मियाँ बीवी को काम करना ही पड़ेगा, और अभी भी आप देख रहे हैं कर रहे हैं। तो वो अपना बच्चा कहाँ छोड़ के जाएं? आकर छोड़ने के लिए जाएं तो 2-4 मील इधर जाएं या उधर जाएं, टाइम, पेट्रोल, एनर्जी। मैंने डे केयर सेंटर बनाया और इतना मॉडर्न बनाया है कि वो अपना बच्चा वहाँ छोड़ के जाएं और अपने टेलीफोन पे अपने दफ्तर में देखते रहें कि बच्चा क्या कर रहा है। माशाल्लाह। फिर मैंने एक ख्वाहिश होती है माँ बाप की कि शाम को जब आएँ तो अपने बच्चे को लेके थोड़ा इंजॉय करें, फिर वो लेके जाएं तो फिर पेट्रोल खर्च करें, फिर टाइम खर्च हो उनका। मैंने उनके लिए किड्स प्ले एरिया बना दिया उसी फ्लोर पे। आप बच्चे को लेके जाइए, एंजॉय कीजिए, जब बच्चा थक जाए तो आप फ्लैट में चले जाएं। ये हाँ छोटी छोटी चीज़ों का मैंने ख्याल किया है। योगा सेंटर आपने नहीं सुना होगा, कहीं बना है, और योगा का थोड़ा मुझे शौक़ भी है और स्टडी भी किया है, लेकिन मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज मिली, मैं यहीं बैठा हुआ था। एक जोड़ा फैमिली गुजरात की, वो डॉक्टर हैं, डैलस में उनका कोई हॉस्पिटल है अमेरिका में। उन्होंने यहाँ प्लॉट ख़रीदा, आए मेरे पास बैठे तो डिस्कस हो रहा था जैसे आपसे बात हो रही। तो उन्होंने कहा यार योगा सेंटर तो मैंने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा कि उसने सोचा भी हो, ये आपके दिमाग में आपकी इसकी अफादियत। मैंने उनको कहा कि मैं थोड़ा बहुत ये जानता हूँ। उन्होंने कहा मैं ख़ुद इसका बहुत ज़्यादा प्रमोटर हूँ, और मैं अमेरिका की किसी क्लब का नंबर दिया उन्होंने के नाम के, यहाँ मैं हूँ और कई $1000 फीस देता हूँ। बिल गेट्स साहब भी उसमें आते हैं,
इस लेवल के हैं। और मेरा ट्रेनर अपने प्राइवेट जेट में आता है हफ्ते में 4 दिन ट्रेन करने, और उसका मानना यह है कि 60 साल का आदमी दीजिए और 6 महीने का टाइम दीजिए, मैं 40 साल का कर दूंगा उसे योगा के ज़रिए। तो मैंने कहा आप तो न्यूरो सर्जन हैं, डू यू बिलीव इट? कि यस दैट्स व्हाई आई एम देयर। तो वो भी मैंने योगा सेंटर भी दिया, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम भी दिया मैंने वहाँ पर कॉफ़ी शॉप दी। वो इसलिए दी कि अगर कोई यंग बच्चा एक्सरसाइज करके निकले, एनर्जी लेवल कम हो, फ्रेश जूस पीना चाहे पी ले, या जो मेरे बुजुर्ग सिटीजन लाउंज में बैठे हुए हैं और वो शतरंज की बाजी ख़त्म नहीं हो रही है, उनको कॉफ़ी चाहिए तो पी लें। फिर एक और कमाल किया मैंने, उसी फ्लोर के ऊपर एक बड़ी ओपनिंग है, बाहर निकलेंगे सब एक्सरसाइज आपकी 2nd फ्लोर पे हो रही है। एक ग्राउंड और फर्स्ट मेरा कमर्शियल है, तो खोलेंगे तो गार्डन है, ओपन टू स्काई। हाँ, समझे? अब आप गार्डन में जाके बैठे, फ्रेश एयर, और गार्डन और झील के बीच में सिर्फ एक सड़क है। तो आप जब कॉर्नर पे जाके बैठेंगे आपको लगेगा आप झील में बैठे हैं। ठीक है? तो मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं जो लोगों ने सोचा भी नहीं है। फिर आपने कभी यहाँ सुना है कि गार्बेज शूट हो? मैंने देखा है कि एक आदमी कनाली का सूट पहन के गुची का परफ्यूम लगा के उतर रहा है, दूसरा मुलाजिम जो है कचरा लेके उसी में फ्लैट में उसी लिफ्ट के अंदर उतर रहा है। मैं कहा ये बुरी बात है। गार्बेज शूट है हर फ्लोर के ऊपर, आप वहाँ डालिए, कलेक्शन पॉइंट पे पहुँच जाएगा, गाड़ी लेके चली जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी रिसेप्शन जो हो किसी प्रोजेक्ट का वो 5 स्टार होटल के स्टैंडर्ड का हो। मुझे 3 महीने लगे कागज़ पे बनाते और तोड़ते हुए आर्किटेक्ट के साथ। आखिर में उसने कहा कि आपके ग्राउंड फ्लोर जो है वो 16 फीट हाइट का है जो कहीं नहीं होता, और फर्स्ट फ्लोर 18 फीट हाइट है जो कहीं नहीं होता। आप मुझे ये दुकानें ख़त्म कर दें सामने की तो मैं बना दूंगा। तो मैं 80,000 रुपये स्क्वायर फीट की दुकानें मैंने तोड़वा दी। मैंने कहा नो, आप बनाएं 5 स्टार, और वो 34 फीट हाइट का है। आप सोचें जो हॉल 34 फीट हाइट हो और उस पर एक 50 लाख का शैंगलियर लटक रहा हो तो उसकी क्या इम्पैक्ट बनेगा जब आप अंदर आएंगे। तो फिर ये दुनिया का वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें एक ही प्रोजेक्ट के 2 रिसेप्शन है। क्योंकि जहाँ मैंने एमिनिटीज़ की बात की, आपको बताना मैं भूल गया कि एक बैंकेट हॉल भी दिया मैंने, उसके अंदर 150 आदमी एकोमोडेट हो सकते हैं, उसमें किचन भी दिया, बाथरूम्स भी दिए। गमी, खुशी, फातिहा, सालगिरह, छोटे आप वहीं कर लें, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मेरे रेजिडेंट हैं और आपने बाहर से 50 आदमी बुला लिए तो मेरे रहने वाले डिस्टर्ब ना हो, मैंने उनके लिए अलग रिसेप्शन दिया है। इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया है आपके इसमें। फिर ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है, दुनिया में तो कॉमन है, जिसमें डबल ग्लेज शीशा इस्तेमाल हुआ। डबल ग्लेज शीशे का फ़ायदा क्या है कि आपका डस्ट प्रूफ होगा घर, आपका साउंड प्रूफ होगा, और हीट एंड कोल्ड का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो बिजली का बिल भी कम होगा। दुनिया का पाकिस्तान में पहला प्रोजेक्ट है कि एसी सबका लगा हुआ होगा लेकिन डब्बा कहीं नहीं नज़र आएगा। मैंने बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें देखी हैं, किसी का आउटर पीला लगा है, किसी का नीला लगा है, सफ़ेद लगा, पानी टपक रहा, गंदा हो रहा है, सबका होगा, नज़र नहीं आएगा। गीज़र लगा होगा, नज़र नहीं आएगा, पाइप जा रहे होंगे, नज़र नहीं आए। आपको केक की तरह बिल्कुल प्लेन बिल्डिंग साफ़ सुथरी नज़र आएगी। हर एक का सर्विस स्टेशन अंदर बना हुआ है, इस हिसाब से बना हुआ है कि नज़र भी नहीं आए और फंक्शनल भी हो। ये चीज़ आपको नहीं, ये मैंने चाइना से कॉन्सेप्ट लिया। मैं चाइना गया, वहाँ देखा मैंने एक बिल्डिंग को, मैंने अपने आर्किटेक्ट से कहा कि सबका लगा हुआ है, उन्होंने कहा मैं बना दूंगा, बनाया फिर उन्होंने। वन लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें इतनी सारी चीज़ें आपने रखी हैं तो उसमें आपने सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से, इसके हवाले से अगर कुछ बताएं, सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए आपने क्या किया है? देखिए, मैं बड़ा मोहतात आदमी हूँ ज़िंदगी में, और अपनी ज़िंदगी को दूसरे की ज़िंदगी से कम नहीं समझता हूँ। आपको हैरत होगी, शायद बात लंबी हो जाए, कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसकी बुनियाद क्या होती है? सॉइल टेस्टिंग। जब सॉइल टेस्टिंग आप करके दे देते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर को, उसके ऊपर वो डिज़ाइन करता है। अगर ज़मीन मजबूत है सॉइल टेस्टिंग में सरिया कम लगेगा, अगर ज़मीन कमज़ोर है सरिया ज़्यादा लगेगा। अगर वहाँ गलती हो गई तो बिल्डिंग का कोई अल्लाह ही हाफिज़ है। मैंने यहाँ इस तरह किया कि अपने सॉइल टेस्टिंग कराई,
जब मैं साइट पे आके देखा तो मेरा 2 एकड़ का प्लाट था, उसके अंदर तकरीबन उन्होंने 1.5 एकड़ कवर किया था, आधा एकड़ कवर ही नहीं किया था। तो मैंने कहा बिल्डिंग तो मैं पूरे पे बना रहा हूँ, ये आपने क्या किया? मुझे क्या पता ज़मीन की क्या कैफियत है आगे। तो जी की फ़र्क पैंदा है। मैंने कहा नहीं जी पैंदा है, तुसी नसो। मैंने दूसरे को बुलाया, उसको भी फीस दी, दूसरे को बुलाया, उससे मैंने कहा कि चारों कॉर्नर लो और बीच का सेंटर लो ताकि पूरी ज़मीन मिले मुझे, जो तरीका होता है। वो आया तो दोनों की रिपोर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क। मैं तो घबरा गया। मैं 21 मंजिला बिल्डिंग बना रहा हूँ, 437 फैमिलीज रहेंगी, इनकी जान है, मेरी इज्जत है। मैंने फिर ढूंढा कि पाकिस्तान में इस लाइन का सबसे बड़ा आदमी कौन है। तो एक वाइस चांसलर थे रिटायर्ड, डॉक्टर अजीज़, जो लाहौर में ही काम कर रहे थे। उनको मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा यार मैं इतनी दूर नहीं आता हूँ, मेरे पास काम बहुत है। मैं खैर जब तारुफ कराया, रिक्वेस्ट की, तो आ गए। पहले उन्होंने कहा रिपोर्ट भेज दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। जब रिपोर्ट पढ़ी उन्होंने कहा नहीं मुझे आना पड़ेगा। वो आ गए, उन्होंने कहा मैं करता हूँ। जब डॉक्टर ने बना के दिया मुझे तो वो रिपोर्ट इन दोनों से मुख्तलिफ थी और वो इतनी मेरे फेवर में थी कि इस पर 1 टन लोड था, उस पर 3 टन था। मेरा सरिया टनों के हिसाब से बच रहा था। तो मैं तो बड़ा खुश, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार डॉक्टर रिटायर्ड है, एज ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं कि कहीं गलती हो गई कैलकुलेशन में। तो मैंने एक और पीएचडी ढूंढा, उनका नाम है डॉक्टर बाबर, NHS से रिटायर हुए हैं। ये बता रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड पर रहें ये नाम सारे। वो उनको बुलाया, मैंने कहा साहब ये रिपोर्टें हैं, आप पढ़िए और आप मुझे लिख करके दीजिए अपने लेटर हेड पे, वो फाइल में जाएगी, उस पर बिल्डिंग बनेगी, आप जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा मैं इतने पैसे लूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लें। उन्होंने पढ़ा, दूसरे दिन आया, कहने लगे आपने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की। मैंने कहा मैंने क्या ज़्यादती की आपके साथ? भाई पैसे नहीं मिले आपको? कहने लगे नहीं, जिनकी रिपोर्ट आप मुझसे पढ़वा रहे हैं तो मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने PhD कराया है मुझे, इनसे बड़ा आदमी कोई नहीं। तो मैं फिर मुतमईन हुआ। मैंने कहा भाई अब तुम मुतमईन हो? कहने लगा मैं मुतमईन हूँ, लेकिन मैं आपका मिजाज समझ गया हूँ। एक टेस्ट और होता है जो लोग कराते नहीं है क्योंकि महंगा बहुत होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, 1 महीना लगेगा। मैंने कहा वो कौन सा? वो मैंने भी कभी नहीं कराया था। वो है पाइल टेस्टिंग। फिर उन्होंने पाइल टेस्टिंग करवाई। पाइल टेस्टिंग है कि 40 फीट ज़मीन में पाइल गई लोहे की, उस पर कंक्रीट भरी गई, फिर उसको 1 महीना ज़मीन के साथ सेटल होने दिया गया, फिर उसके बाद टनों वज़न डाल करके उसको जर्क दे के उसकी मीटर रीडिंग लेके फिगर आई। तो वही रिपोर्ट आई जो डॉक्टर अजीज़ की थी। इतनी एहतियात कौन करता है? फिर मैंने जब ये बनाया तो जब हम कॉम्पेक्शन करते हैं तो 4 इंच की लीन डालते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक बिछाते हैं, फिर 4 इंच की लीन डाल देते हैं ताकि नीचे की लीकेज सीपेज ना आए। अगर मैं ये करता मेरा 2.5 लाख का खर्चा था। मैंने 4 इंच की कंक्रीट के बाद मेम्ब्रेन बिछाया जिसका 68 लाख का खर्चा हुआ, लाइफ टाइम में। फिर झील को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने प्लाट के चारों तरफ क्रॉस में 1.5 फीट डाया और 4 फीट नीचे मैंने बेस से भी नीचे गड्ढा खुदवा के परफोरेटेड पाइप बनवाया, कराची से डिज़ाइन कराया इंजीनियरिंग कंसल्टेंट से मशवरे से। PCSIR से हमने उसको वेट कराया, उस पर टेक्सटाइल क्लॉथ लपेटा और उसको ज़मीन में हमने दफन किया और उस पर कंक्रीट नहीं डाला बल्कि रेत और जो छोटा होता गेड़ा ये सब डाल करके उसके बाद में बंद किया ताकि पानी उसमें जाए। अब उसके लिए 4 पिट बनाए हमने, 30 फीट गहरे और 12-15 फीट चौड़े। उसका क्या काम है, अगर खुदा न खास्ता कभी सैलाब हो, तूफान हो, झील का पानी हो, रिस्क करके आ जाए। हालांकि झील का प्रोटेक्शन क्या है हमारा, एक तो हम 40 फीट RCC दीवार हैं, फिर हमारे फ्रंट के ऊपर हमारा जो मेन ड्रेनेज है उसकी 4 फीट चौड़ाई है RCC और 6 फीट हाइट है। केमिकल का ट्रीटमेंट भी है। उसके बावजूद ये मैंने किया ताकि पानी उसके अंदर आए तो वो पानी ऑटो पे झील में चला जाए। ये एहतियात कोई नहीं करता जो मैंने की है, और ना कोई ये खर्चा करता है। लोग खर्चा बचाते हैं, मैंने कहीं खर्चा नहीं बचाया है। और उसके बावजूद मेरा क्लेम ये है कि मैंने मर्सिडीज़ गाड़ी बनाई है और कोरोला के दाम में बेच रहा हूँ।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करोला सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस प्रोजेक्ट। आपका एक मरतबा फिर मशकूर हूँ कि आपने आरफीन नामा के नाजरीन के लिए इतनी मालूमात बाम पहुँचाई। एक मरतबा फिर आपका मशकूर हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। नाजरीन, ये थी आरफीन नामा की एक एपिसोड। उम्मीद है आपको कुंवर कुतुबुद्दीन खान साहब का विजन सुन करके और उनकी ये चीज़ें देख करके यकीनन तशफ़ी हुई होगी। कल इंशाअल्लाह ताला एक नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।